बच्चों, मैं प्रशांत पाठक, सहायक अध्यापक गणित, एमडी जैन इंटर कॉलेज हरिपर्वत आगरा, आज आपके समक्ष कक्षा 9 गणित विषय के एक महत्वपूर्ण अध्याय 2 बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल को समझाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, इस अध्याय को मैंने कुछ प्रमुख बिंदुओं अर्थात की पॉइंट्स में समावेशित किया है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उन प्रमुख बिंदुओं अर्थात की पॉइंट्स की। मेरा पहला की पॉइंट है मूल अवधारणाएं। बच्चों, इस की पॉइंट के अंतर्गत हम बहुपद से संबंधित मूल अवधारणाओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। दूसरा की पॉइंट बहुपद के प्रकार। बच्चों, इस की पॉइंट के अंतर्गत हम बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और उनका वर्गीकरण हम किस आधार पर करते हैं, इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। थर्ड की पॉइंट की तरफ चलते हैं और मेरा थर्ड की पॉइंट है बहुपद के शून्यक। इस की पॉइंट के अंतर्गत हम यह समझेंगे कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं और उनको हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं चैप्टर के चौथे की पॉइंट की तरफ, जो कि है बहुपद का विभाजन। बच्चों, इस की पॉइंट के अंतर्गत हम एक बहुपद से दूसरे बहुपद का विभाजन किस प्रकार होता है वह विस्तार पूर्वक समझेंगे। अब चलते हैं चैप्टर के पांचवें की पॉइंट की तरफ अर्थात बहुपद से संबंधित प्रमेय। इस की पॉइंट के अंतर्गत हम बहुपद से संबंधित प्रमेयों का अध्ययन करेंगे और उन प्रमेयों का उपयोग करके हम किस प्रकार प्रश्नों को हल कर सकते हैं यह समझेंगे। अब आया चैप्टर का छठवां की पॉइंट अर्थात बहुपद के गुणनखंड। बच्चों, यह बहुत महत्वपूर्ण की पॉइंट है। इसके अंतर्गत हम बहुपद के गुणनखंड किस प्रकार करते हैं और बहुपद के गुणनखंड की कितनी विधियां हैं उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब चलते हैं चैप्टर के आखिरी और सातवें की पॉइंट की तरफ, जो कि है बीजगणितीय सर्वसम्मिकाएं। इसके अंतर्गत हम बीजगणितीय सर्वसम्मिकाओं का अध्ययन करेंगे और उन पर आधारित प्रश्नों को किस प्रकार हल करते हैं यह समझेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको चैप्टर का पूरा ओवरव्यू यहां पर दे दिया है। क्लियर? चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर और चलते हैं चैप्टर के पहले की पॉइंट की तरफ, जो कि है मूल अवधारणाएं अर्थात बेसिक कॉन्सेप्ट। बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत मैं आपको सबसे पहले कुछ ऐसे तथ्यों से अवगत करा रहा हूं जिनका अध्ययन आपने पूर्व की कक्षाओं में किया हुआ है, परंतु बहुपद को समझने के लिए इनका पुनः अवलोकन आवश्यक है। ए, अचर राशियां या कांस्टेंट टर्म्स। ऐसी राशियां जिनका मान स्थिर रहता है अचर राशियां कहलाती हैं। सभी संख्यात्मक मान अचर राशि की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण मैंने यहां दिए हुए हैं 5, -3/2, 2/1/4, 17, ये सभी अचर राशियों के उदाहरण हैं। इसके बाद बच्चों हम चलेंगे बी, चर राशियां या वेरिएबल टर्म्स। ऐसी राशियां जिनका मान पृथक स्थानों पर पृथक होता है चर राशियां या वेरिएबल टर्म्स कहलाते हैं। इन्हें चिन्हों और अक्षरों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण x, y, z इत्यादि, ये सभी चर राशियों के उदाहरण हैं। आपने पूर्व की कक्षाओं में जब एक चर वाले रैखिक समीकरण हल किए तो आपने देखा होगा कहीं x का मान 5 आता है, कहीं x का मान 3 आता है। तो चर राशियां अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रतिबंध के अनुरूप अलग अलग मान देती हैं। क्लियर हो गई बात? अब बच्चों सी चल रहे हैं हम बीजीय व्यंजक यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की तरफ। ऐसे व्यंजक जिनमें अचर एवं चर विभिन्न संक्रमों जैसे गुणा, योग, भाजन, घटाना द्वारा जुड़े रहते हैं, बीजीय व्यंजक यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। उदाहरण मैंने आपको यहां दिए हुए हैं। पहला उदाहरण देखिए, x + 3। यहां पर x आपकी चर राशि है और 3 आपकी अचर राशि है और ये दोनों इस धनात्मक चिन्ह से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक हो गया। इसी प्रकार y² + 3y + 5 भी एक बीजीय व्यंजक है। 5/z ये भी आपका एक बीजीय व्यंजक है।
नंबर 4 पर देखिए 3√x+5, यह भी एक बीजीय व्यंजक का उदाहरण है। तो बच्चों ये 3 तथ्य आपने भली प्रकार से समझ लिए होंगे। क्लियर? चलिए बच्चों अब हम चलते हैं अपने डी पॉइंट पर, और हमारा डी पॉइंट है बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल। क्या होते हैं बहुपद? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशि की घात एक ऋणेतर पूर्णांक हो, उनको हम बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल्स कहते हैं। बच्चों ध्यान देना है, चर राशि की घात एक ऋणेतर पूर्णांक होनी चाहिए। उदाहरण से आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर उदाहरण दिया हुआ है 3x-5। अब ध्यान से देखिए, यहां चर राशि x है, इसकी घात क्या है? 1, जो कि एक ऋणेतर पूर्णांक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इसी तरीके से 3x² - 2x - 5 में आप देखेंगे कि चर राशि की घात यहां कितनी है? 2, यहां है 1। ठीक, तो चर राशि की घात ऋणेतर पूर्णांक है। तो ये सभी उदाहरण आपको बहुपद के दिए हुए हैं। अब ध्यान से समझना है बहुपद कहां नहीं होगा। देखिए 5/z और 3√x+5 बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है इसको समझते हैं ध्यान से। 5/z को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5z⁻⁻1, क्योंकि z जब हर से अंश में जाएगा तो जो धनात्मक इसकी जो घात थी वो ऋणात्मक हो जाएगी, और यहां z की घात ऋणात्मक हो गई, जबकि हमसे कहा गया था कि वेरिएबल की जो घात है वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार से 3√x+5 में आप देखिए वेरिएबल यानी चर राशि क्या है? x, और √x का मतलब हुआ x की घात 1/2। यहां x की घात पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए यह भी बहुपद नहीं होगा। बच्चों एक चीज और आपको ध्यान से समझनी है, यहां पर भी देखिए √2 लगा हुआ है। आप कहेंगे रूट तो यहां भी लगा है, फिर यह बहुपद कैसे हो गया? यहां रूट लगा हुआ है अचर राशि पर, ना कि चर राशि पर, इसलिए इस रूट का कोई महत्व नहीं है। तो इस प्रकार बहुपद आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए बच्चों अब हम चलते हैं अपने ई पॉइंट की तरफ, और हमारा ई पॉइंट है बहुपद के पद एवं पद के गुणांक। क्या होते हैं बहुपद के पद और पद के गुणांक, यह समझेंगे। बहुपद के पद वह होते हैं जो केवल धनात्मक चिन्ह द्वारा संबंधित होते हैं। ठीक है बच्चों? इसी प्रकार बहुपद के किसी पद का गुणांक वह संख्यात्मक मान होता है जिसका उस पद में गुणा हो रहा होता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए यहां उदाहरण लिया हुआ है मैंने, बहुपद 3x⁴ - 5x³ + 2x² - 4x+7 दिया हुआ है। तो समझेंगे बहुपद के पद किस प्रकार हम निकालते हैं। देखिए आपको कहा गया था बहुपद के पद धनात्मक चिन्ह द्वारा संबंधित होते हैं, तो मैं इसमें कन्वर्जन कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, इसको लिख रहा हूं मैं 3x⁴ और यहां -5x³ है, तो मैंने इसे लिखा प्लस ब्रैकेट के अंदर -5x³, ठीक है, प्लस 2x², फिर यहां पर है -4x, तो मैंने प्लस यहां लिया और ब्रैकेट में लिख दिया -4x और प्लस का 7। अब देखिए सारे धनात्मक चिन्ह आ गए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि बहुपद के पद कौन कौन से हैं। ध्यान से देखिए, पहला पद है 3x⁴। क्लियर? दूसरा पद -5x³। इसी प्रकार तीसरा पद 2x² होगा। चौथा पद हमारा होगा -4x और पांचवा पद हमारा है 7। तो ये हो गए बहुपद के पद जो कि धनात्मक चिन्ह द्वारा संबंधित हैं। क्लियर? अब पद के गुणांक। पहले पद का गुणांक ध्यान से देखते हैं, संख्यात्मक मान। यहां संख्यात्मक मान क्या है? 3। तो पहले पद का गुणांक, या हम कह सकते हैं x⁴ का गुणांक क्या हो गया? 3। इसी प्रकार दूसरे पद का गुणांक हम निकालना चाहेंगे तो इसमें जो संख्यात्मक मान है वो क्या है?
-5 जिसका गुणा हो रहा है, ठीक। तो इसका गुणांक हुआ -5, दूसरे पद का गुणांक -5 या x³ का गुणांक भी -5। क्लियर हो गई बात। इसी तरह तीसरे पद की तरफ चलते हैं। यहां पर जो संख्यात्मक मान है वो क्या है, प्लस का 2। तो तीसरे पद का गुणांक या x² का गुणांक हमारा क्या हो गया, 2। चौथे पद के गुणांक की बात करते हैं। तो चौथे पद में संख्यात्मक मान जिसका उस पद से गुणा हो रहा है वो है -4। तो चौथे पद का गुणांक क्या हो गया हमारा, -4, और जिसको हम x का गुणांक भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से बच्चों हम बहुपद के पद और पद के गुणांक निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने F पॉइंट की तरफ, और हमारा F पॉइंट है बहुपद की घात, अर्थात डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। बच्चों, किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को ही उस बहुपद की घात कहते हैं। अब बच्चों, मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि किसी बहुपद की घात हम किस प्रकार निकालते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं। 7x की पावर 9 प्लस 8x की पावर 7 प्लस 14x प्लस 4, ये एक बहुपद आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है। आपको साफ दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ी घात वाला पद है 7x की पावर 9, और इसका घातांक क्या है, 9। तो इस बहुपद की घात हो गई हमारी, बहुपद की घात हमारी हो गई 9। ठीक है बच्चों, एक और उदाहरण देखते हैं जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक ऐसा उदाहरण लेते हैं। 8x की पावर 11 प्लस 9x की पावर 15 माइनस 3x की पावर 7 प्लस 8, ये एक बहुपद दिया हुआ है। अब बच्चों, यहां पर आप ध्यान से देखिए तो यह बहुपद अपने मानक स्वरूप में नहीं है। किसी भी बहुपद को उसके मानक स्वरूप में हम लिखते हैं तो जो चर राशि होती है उसकी घात के या तो अवरोही क्रम में लिखते हैं या आरोही क्रम में लिखते हैं, और वो दोनों ही यहां पर नहीं है। तो सबसे पहले हम इस बहुपद को इसके मानक स्वरूप में परिवर्तित करेंगे और हम चर राशि की घात के अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में यहां पर इसको पहले लिखते हैं। तो सबसे बड़ी घात सबसे पहले लिखी जाएगी, तो ये हो गई हमारी 9x की पावर 15। ठीक, इसके बाद इससे छोटी घात वाला पद ये आ गया प्लस 8x की पावर 11, फिर माइनस 3x की पावर 7, और फिर हमारा अचर पद। अब यह बहुपद अपने मानक स्वरूप में आ गया और हमें साफ दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ी घात वाला पद हमारा क्या है, 9x की पावर 15, और इसका घातांक क्या है, 15। तो इस बहुपद की घात हो गई हमारी कितनी हो गई, 15। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार हम बहुपद की घात को निकाल सकते हैं। क्लियर। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने सेकंड की पॉइंट पर, और हमारा सेकंड की पॉइंट है बहुपद के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम पदों के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। बच्चों, पहला है हमारा एक पदी बहुपद यानी मोनोमियल। ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही पद होता है एक पदी बहुपद या मोनोमियल कहलाते हैं। देखिए उदाहरण देखते हैं। 4x की पावर 24, 3x की पावर 17, 2x स्क्वायर 4, सभी बहुपदों में आप देखिए पदों की संख्या केवल एक है, तो ये एक पदी बहुपद के उदाहरण हो गए। चलते हैं दूसरे प्रकार के बहुपद पर, जो कि है द्विपदी बहुपद। ऐसे बहुपद जिनमें दो पद होते हैं उनको द्विपदी बहुपद या बाइनोमियल कहते हैं। उदाहरण देखिए मैंने यहां पर दिए हुए हैं। 2x स्क्वायर प्लस 7 पदों की संख्या 2, इसी प्रकार 3x प्लस 4, इसमें भी पदों की संख्या कितनी है, 2। तो ये हमारे
द्विपदी बहुपद यानी बायनोमियल के उदाहरण हो गए। अब चलते हैं तीसरे प्रकार के बहुपद की तरफ, और वह है हमारा त्रिपदी बहुपद यानी ट्राइनोमियल। ऐसे बहुपद जिनमें 3 पद होते हैं उनको त्रिपदी बहुपद हम कहते हैं। यहां उदाहरण दिए हुए हैं मैंने, देखिए 4x² + 3x + 2 पदों की संख्या कितनी है? 3, तो ये त्रिपदी बहुपद हो गया। इसी प्रकार 7x⁷ + 9x³ + 2, इसमें भी पदों की संख्या कितनी है? 3, तो यह भी एक त्रिपदी बहुपद का उदाहरण है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार यहां पर जाने। क्लियर? आइए बच्चों, अब हम समझते हैं बहुपद के प्रकार घातों के आधार पर, यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। सबसे पहले है हमारा रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल। बच्चों, घात 1 का बहुपद रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। यहां मैंने उदाहरण दिए हुए हैं, 4x + 1 15x, ये दोनों ही बहुपद की घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद के यानी लीनियर पॉलिनोमियल के उदाहरण हो गए। क्लियर? अब चलते हैं दूसरे प्रकार के बहुपद की तरफ, जो कि हमारा है द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों, घात 2 का बहुपद द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। इनके भी उदाहरण समझते हैं। देखिए, 2 पॉलिनोमियल यहां पर मैंने आपको दिखाए हैं, 3x² + 4x + 1 और 4x² + 7। इन दोनों ही बहुपदों की घात कितनी है? 2, तो ये हमारे द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के उदाहरण हो गए। क्लियर? अब चलते हैं तीसरे प्रकार के बहुपद की तरफ, जो कि है त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल। बच्चों, घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। उदाहरण देखते हैं, 7x³ + 2x + 1 और 8x³, इन दोनों ही बहुपद की घात कितनी है? 3, तो ये दोनों ही त्रिघात बहुपद के उदाहरण हैं। क्लियर हो गया? अब चलते हैं अपने चौथे प्रकार के बहुपद की तरफ, जो कि है चतुर्थ घात बहुपद यानी बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों, घात 4 का बहुपद चतुर्थ घात बहुपद या बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। इसके भी उदाहरण देखते हैं। देखिए, 2 बहुपद हमने यहां पर दिखाए हुए हैं। पहला है 7x⁴ + 3x³ और दूसरा है 4/7x⁴ - 3x + 2। इन दोनों ही बहुपद की घात कितनी है? 4, तो ये चतुर्थ घात बहुपद यानी बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के उदाहरण हो गए। क्लियर हो गया बच्चों? आइए बच्चों, अब हम बहुपद के प्रकार के अंतर्गत समझते हैं अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल को। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक अशून्य अचर पद होता है अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। यहां मैंने आपको उदाहरण दिए हुए हैं। देखिए, पहला उदाहरण है 3 और दूसरा उदाहरण दिया हुआ है -5। ये दोनों ही अचर बहुपद हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात आपको बतानी है। 3 को हम अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 3x⁴, क्योंकि किसी भी चर राशि की घात 0 जो होती है उसका मान होता है 1। ठीक है, इसी प्रकार मैं किसी और चर राशि को यहां लेता हूं तो -5 को लिख रहा हूं -5y की घात 0, y की पावर 0। यह मैं आपको इसलिए लिखकर बता रहा हूं कि आपको यह समझाना है कि अचर बहुपद की जो घात होती है वो 0 होती है। इस तरह से ये अचर बहुपद आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं बच्चों शून्य बहुपद यानी जीरो पॉलिनोमियल की तरफ। ऐसे बहुपद जिनमें सभी गुणांक शून्य होते हैं शून्य बहुपद कहलाते हैं। उदाहरण समझिए, यहां मैंने उदाहरण दिया हुआ है 0x² + 0x + 0। इस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हैं, तो यह शून्य बहुपद या जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने सभी बहुपद के प्रकार यहां पर समझ लिए। क्लियर? आइए बच्चों, अब हम करते हैं प्रमुख बिंदु 1 तथा 2 पर आधारित कुछ प्रश्न। पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में से बहुपद छांटकर लिखिए। यहां पर
5 बीजीय व्यंजक हमको दिए हुए हैं और हमें यह बताना है इनमें से कौन से बहुपद हैं और कौन से बहुपद नहीं है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशि की घात एक ऋणेतर पूर्णांक यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर हो वह बहुपद कहलाते हैं। इसी प्रतिबंध के आधार पर अब हम जांच करते हैं। पहले बीजीय व्यंजक में देखते हैं, चर राशि x की घात यहां 2 है, यहां पर x की घात 1 है और दोनों ही घात ऋणेतर पूर्णांक हैं, अतः यह बीजीय व्यंजक आपका बहुपद होगा। बहुपद हो गया ये। अब चलते हैं दूसरे बीजीय व्यंजक की तरफ, जो कि है हमारा y² प्लस √2। यहां पर चर राशि है y और इसकी घात कितनी दी हुई है 2, जो कि एक ऋणेतर पूर्णांक है, इसलिए यह भी हमारा बहुपद हो गया। चलते हैं तीसरे बीजीय व्यंजक की तरफ, जो कि हमारा है 3√t प्लस t√2। अब इसको हल करते हैं तो ये हो गया 3√t को हम लिखेंगे t की घात 1/2 प्लस t√2। अब यहां पर बच्चों देखिए चर राशि क्या है t और t की घात कितनी आ गई 1/2, जो कि पूर्णांक ही नहीं है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। चौथे बीजीय व्यंजक की तरफ चलते हैं। चौथा बीजीय व्यंजक है हमारा y प्लस 2/y। इसको भी हल करते हैं तो हम लिखेंगे y प्लस 2 और इस y को हर से अंश में ले जाएंगे तो इसकी घात हो जाएगी -1। अब बच्चों यहां पर जो चर राशि है इसकी यहां पर y की घात 1 है, लेकिन यहां y की घात -1 हो गई, जो कि ऋणेतर पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह भी हमारा बहुपद नहीं होगा। यह बहुपद नहीं है। अब चलते हैं पांचवें बीजीय व्यंजक की तरफ, जो कि हमारा है x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। यहां पर बच्चों एक चीज महत्वपूर्ण आप देखिए, यह एक चर का बहुपद नहीं है। अभी तक हम जितने बहुपदों को देखते आए वो एक चर वाले बहुपद थे, लेकिन यहां एक से अधिक चर का बहुपद है। परंतु चर राशि की घात यहां पर 10 है, यहां पर 3 है और यहां पर 50 है, और तीनों ही घात ऋणेतर पूर्णांक हैं, इसीलिए यह हमारा बहुपद होगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमने बीजीय व्यंजक में से यह छांट लिया कि कौन से बहुपद हैं और कौन से बहुपद नहीं है। क्लियर? चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर, जो कि है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यहां पर हमको 4 बहुपद दिए हुए हैं और उनमें प्रत्येक बहुपद की घात हमको निकालनी है। बच्चों जैसा कि आपको मालूम है कि दिए गए बहुपद में चर राशि की जो अधिकतम घात होती है उसको हम बहुपद की घात कहते हैं। पहले बहुपद में ध्यान देते हैं, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। यहां चर राशि x है और इसकी अधिकतम घात क्या है 3, तो पहले बहुपद की घात हमारी क्या हो गई 3। ठीक है बच्चों, चलते हैं दूसरे बहुपद की ओर, 4 - y²। यहां पर चर राशि है y और इसकी अधिकतम घात कितनी है 2, तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई 2, यानी सेकंड जो बहुपद है उसकी घात हमारी हो गई 2। अब चलते हैं तीसरे बहुपद की ओर। तीसरा बहुपद है हमारा 5t - √7। यहां पर चर राशि है हमारी t और t की अधिकतम घात कितनी है 1, तो बहुपद की घात हमारी कितनी हो गई 1। अब चलते हैं हमारे चौथे बहुपद की ओर, जो कि हमारा अचर बहुपद है यानी 3। बच्चों हमने आपको बताया कि 3 को हम 3x की घात 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें चर राशि यहां पर देखनी है। तो यहां पर चर राशि की अधिकतम घात कितनी है 0, तो इस अचर बहुपद की घात कितनी हो गई 0। तो बच्चों इस प्रकार हम दिए हुए बहुपद में बहुपद की घात निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ, और हमारा तीसरा प्रश्न है 35 घात के द्विपदी तथा 100 घात के एकपदी का एक एक उदाहरण लिखिए। बच्चों 35 घात के द्विपदी बहुपद का अर्थ हुआ ऐसा बहुपद जिसकी घात 35 हो और उसमें पदों की संख्या 2 हो। तो ऐसा बहुपद का उदाहरण मैं आपको लिख के बता रहा हूं, 7x की घात 35 प्लस
11। यह हुआ हमारा 35 घात का द्विपदी बहुपद। ऐसे अन्य उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं 100 घात का एक पदी बहुपद। इसका अर्थ हुआ ऐसा बहुपद जिसकी घात 100 हो और उसमें एक ही पद हो। तो मैं ऐसे बहुपद का उदाहरण लिख रहा हूं, 25t की घात 100। यह 100 घात का एक पदी बहुपद का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने तीसरा प्रश्न हल कर लिया। क्लियर? आइए बच्चों, अब हम करते हैं अपना चौथा प्रश्न। और चौथे प्रश्न में बच्चों हमको कुछ बहुपद दिए हुए हैं और हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा द्विघाती और कौन सा त्रिघाती। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद होता है, 2 घात वाले बहुपद द्विघाती बहुपद होते हैं और 3 घात वाले बहुपद त्रिघाती बहुपद होते हैं। अब इन्हीं प्रतिबंधों के अनुसार हम इनकी जांच करेंगे। पहला बहुपद देखते हैं, इसकी घात कितनी है? 2। तो ये हो गया हमारा द्विघाती बहुपद। ठीक है। दूसरे बहुपद को देखते हैं, इसकी घात भी 2 है, तो यह भी हमारा द्विघाती बहुपद हो गया। तीसरा बहुपद, तीसरे बहुपद की घात है 1 और इसलिए यह हो गया हमारा रैखिक बहुपद। चलते हैं अपने चौथे बहुपद की ओर। इस बहुपद की घात है हमारी 3 और इसलिए यह हो गया हमारा त्रिघाती बहुपद। ठीक है बच्चों, इस तरह यह प्रश्न हल हो गया। क्लियर? बच्चों, इस प्रकार बहुपद अध्याय के भाग 1 में हमने प्रमुख बिंदु 1 मूल अवधारणाएं तथा प्रमुख बिंदु 2 बहुपद के प्रकार से संबंधित सभी तथ्यों का अध्ययन किया। अब इन्हीं तथ्यों के आधार पर मैंने आपको कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हैं जो आपको हल करने हैं। इसके अलावा बच्चों, आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, जिससे आप हमारे लेक्चर बाद में भी देख और सुन सकते हैं। थैंक यू बच्चों।